लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस भी इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी कंपाउंड को एनालाइज करते हैं और कुछ सिग्नल्स देखते हैं, जैसे कि NMR है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसी तरीके से ESR भी है। ESR स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, आल्सो नॉन एज EPR। इसको हम EPR भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। अब इसका रीज़न क्या है ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा, इसको पैरामैग्नेटिक क्यों कहते हैं। इट इज़ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी सिमिलर टू NMR, पॉसिबल ओनली विद मॉलिक्यूल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली आपके पास जो कंडीशन आई है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, मॉलिक्यूल की बात हो रही है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो फिर आपको अगर आइडिया हो तो MOT में पैरामैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ रहा होगा। अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ द रेडियो वेव, जैसे कि रेडियो वेव यूज़ की जाती हैं NMR में न्यूक्लियस को, प्रोटॉन को एनर्जी देने के लिए, या न्यूक्लियस को आप कह लें लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में लेके जाने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे हम माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं ESR में। अगर आपने NMR के लेक्चर्स देखे हुए हैं मेरे, तो ESR आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो जस्ट अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन को आप 1s ऑर्बिटल के अंदर फिट करेंगे तो वो एक अप स्पिन में शो होगा, और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट देयर इज़ एन इशू, दिस इज़ एन एटम, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी मॉलिक्यूल। हमें मॉलिक्यूल के बारे में बात करनी है, और मॉलिक्यूल का पूरा एक कंपाउंड होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अगर हम H2 मॉलिक्यूल की बात करें, H2 मॉलिक्यूल के पास दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, H1 1s1 1s1, और दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अप स्पिन में है। अब अगर हम इसका MOT फिगर बनाएं, तो MOT में आपको याद आ रहा होगा कि इस तरीके से हम दोनों के मॉलिक्यूल्स को करीब लेके आते थे, तो हम ये कहते थे कि एक आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग बनता है। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, बॉन्डिंग में जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में जाएगा, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन फुलफ़िल होनी ज़रूरी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फुलफ़िल करें। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल बनने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपने देखा कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर्ड फॉर्म में, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एटम के अंदर था, बट now after the formation of molecule there is no any unpaired electron, so that is why this type of molecule which is known as H2 is the EPR or ESR inactive compound, right? ये आपके पास inactive compound है। दूसरा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं B2 की मॉलिक्यूल की। B2 मॉलिक्यूल जिसके अंदर बोरोन है, बोरोन में 2p ऑर्बिटल, और 2p ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन से लास्ट ऑर्बिटल्स को देखेंगे जस्ट हम। p ऑर्बिटल में आप जानते हैं कि px py pz होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है, और उन 6 इलेक्ट्रॉन की प्लेसेस पे आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाया जाए, इसका MO बनाया जाए, MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो ये हमारे पास px और py जो है वो इस तरह से नीचे आते हैं, और फिर pz इधर आता है, और px py लो एनर्जी पे होते हैं जो एंटी बॉन्डिंग के, और इस तरीके से pz होता है। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल यही कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में जाए, सेकंड उसके बाद दूसरे में जाए, एंड देन थर्ड जो आएगा वो फर्स्ट वाले को ज्वाइन करके उसके साथ एंटी पैरेलल स्पिन में आ जाएगा। दीज आर टू एंटी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपको दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। तो इस टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा जो कि बोरोन का है, वो EPR और ESR एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें O2 मॉलिक्यूल की, O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जिसके पास लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका अगर आप MO बनाएं तो जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं यहाँ पे B4 है, यहाँ पे भी 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 नीचे इधर आ जाएंगे, फिर उसके बाद मज़ीद 2 यहाँ पे आ रहे हैं, एंड देन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो अगर यहाँ पे आके फिलअप होंगे इसके बाद अपर एनर्जी लेवल में, तो फर्स्ट यहाँ पे फिलअप होगा, उसके बाद सेकंड यहाँ पे फिलअप होगा। तो यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। तो इस टाइप का मॉलिक्यूल जो O2 मॉलिक्यूल है, ये भी ESR और EPR कह लें एक्टिव कंपाउंड होगा। Now there are some principles. ESR spectroscopy is based on the absorption of microwave. माइक्रोवेव एब्जॉर्ब होंगी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा।
कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा? जो कि अनपेयर्ड होगा। रेडिएशन बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्सपोज्ड टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस तरह बिहेव करेंगे, उसको ज़रा हम समझ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये एक साउथ है और ये एक नॉर्थ है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में होगा तो थंब की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ आपको इंडिकेट करके देती है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि जो थंब की डायरेक्शन होती है वो आपको साउथ इंडिकेट करके देती है अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में जा रहा है। यही आपको एनएमआर में भी मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से आपकी ये फिंगर्स हैं, इनको आप कर्ल करेंगे इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थंब की डायरेक्शन आपको क्या इंडिकेट करके देगी? साउथ इंडिकेट करके देगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का साउथ इंडिकेट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो डाउनवर्ड क्या इंडिकेट होगा? नॉर्थ होगा। अगर मैं यहाँ पे एरो ना बनाऊँ ऊपर वाले साइड पे और नीचे एरो बनाऊँ, तो ये फिगर अगर आपको नज़र आ रही हो तो नॉर्थ की तरफ हम हमेशा एरो बनाएंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है वो नॉर्थ से आउटवर्ड होती हैं और साउथ से इनवर्ड होती हैं, राइट। सो जो हमने इलेक्ट्रॉन को रखा यहाँ पे जैसे ही, तो उसका नॉर्थ जो है वो मैग्नेट के साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो गया और कुछ इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस बन गई। और अगर इसकी मैग्नेटिक लाइंस बनाएं इस मैग्नेट की, तो वो कुछ इस तरह से शो होंगी, और जो आपको एरो नज़र आ रहा है वो भी इधर ही नज़र आ रहा है, राइट। सो और ये स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ साउथ बन रहा है। तो ये आपको पूरी कंडीशन अगर समझ आ गई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो ये अपने आप को अलाइन कर लेगा विद दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेट्स। अच्छा, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये ऑस्टेट के टाइम पे ये चीज़ डिस्कवर हुई थी कि जब भी मूविंग चार्ज चाहे सर्किल में मूव करे, चाहे किसी वायर के अंदर मूव करे, तो आपको जो है इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। और चार्ज अगर आप ऐसे रोटेट भी करेगा अपने एक्सिस के अराउंड, तब भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, राइट। सो जो आपके वायर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं, क्योंकि हम वहाँ पॉजिटिव चार्ज देख रहे होते हैं तो थंब हमारा नॉर्थ की डायरेक्शन बताता है। तो एनएमआर में ये चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। सो अब यहाँ पे देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो गया है। इस टाइम पे हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में, और इसकी ओरिएंटेशन जो है वो लोअर है। इसकी स्पिन और ओरिएंटेशन के जो नंबर्स है वो भी हम अभी देखेंगे। अगर हम इसको माइक्रोवेव देते हैं, माइक्रोवेव देने के बाद इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी है प्रिसिशन वगैरह के, तो हम डायरेक्टली अगर आप ये समझें कि इसको हमने माइक्रोवेव दिए और इसको एक पर्टिकुलर एनर्जी दी, और एनर्जी लेने के बाद ये अपनी सेकंड ओरिएंटेशन में आ जाए, और इसके पास अभी आप ये चीज़ अपने माइंड में रखिए कि इसके पास दो ओरिएंटेशंस है, या तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन रह सकता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोज जा सकता है। तीसरा इसके पास ऑप्शन नहीं है कि ये इस तरह से स्टे कर सके। तो जब आपने इसको एनर्जी दी, उतनी एनर्जी दे दी माइक्रोवेव से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसने अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर ली अपोजिट टू दी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। अब आपके पास मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रॉन ने अपना नॉर्थ जो है वो नॉर्थ की तरफ कर लिया है। ये हाई एनर्जी स्टेट के अंदर इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स विल स्प्लिट इनटू द डिफरेंट लेवल्स। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे ही कि जो मॉलिक्यूल है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये स्प्लिटिंग हम पहले भी शो कर चुके हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्लिटिंग इज़ डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो है बताने की है वो ये कि जब आपकी ये स्प्लिटिंग होती है, इस स्प्लिटिंग का एक रीज़न है। ये स्प्लिटिंग जब होती है जब हम ये मॉलिक्यूल रखते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसको नॉर्थ और साउथ देते हैं, तो ये स्प्लिटिंग हुई। और इस स्प्लिटिंग को हमने डिस्कस कर लिया पहले ये किस तरह से हुई। तो ये स्प्लिटिंग होती क्यों है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मॉलिक्यूल को रख देते हैं। द एटम और मॉलिक्यूल कैन बी एक्साइटेड फ्रॉम वन स्प्लिटिंग लेवल टू अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल रेडिएशंस। अब ये जो बात हो रही है ये यही वाली बात है कि जिस तरह से आपने ये लोअर एनर्जी स्टेट में अगर हम कह लें कि साउथ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हुए हैं सारे मॉलिक्यूल्स, और इसको आपने रेडिएशन दी और ये हायर एनर्जी स्टेट में चले गए,
इस चीज़ को 3D में हम देख लेंगे बाद में। बहरहाल अभी आप ये को ये बताया जा रहा है कि जो एक्साइटेशन होती है एक एनर्जी लेवल से, लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है और यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो ये एक्साइटेशन किसकी वजह से होती है? ड्यू टू दी रेडिएशन corresponding to the frequency obtained from the difference in the energy। और वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इस डेल्टा ई के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिनोमेना होगा एब्जॉर्प्शन का और इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पी ऑर्बिटल के अंदर है। इसको आपने रेडिएशन दी और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ चला गया? ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में चला गया। सो ये ऐसा कब हुआ? जब ये जो एनर्जी लेवल के दरमियान जो डिफरेंस था डेल्टा ई का, ये डिफरेंस इस एनर्जी के इक्वल हो गया जो एनर्जी आपने इसके ऊपर फॉल की है, तो ये फिनोमेना अकर होगा, अदरवाइज ये अकर नहीं होगा। और इस फिनोमेने को जब ये एनर्जी इस एनर्जी दोनों एनर्जीज आपस में इक्वल हो जाती हैं, द डिफरेंस एनर्जी बिटवीन द 2 ऑर्बिटल्स और द फॉलिंग एनर्जी, इसको हम रेजोनेंस का फिनोमेना कहते हैं। और इसी फ्रीक्वेंसी को, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को ई कहें और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम ई नॉट कहें और ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो जाएं, तो ये इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगी जिस फ्रीक्वेंसी पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी स्टेट में गया है। द मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल hence be influenced by the local environment of the atom और मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सी बात आ रही है कि ये जो प्रोसेस होता है सारा, ये प्रोसेस इन्वायरमेंट से बड़ा रिलेट करता है कि अगर आपके पास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, अगर वो EPR और ESR सिग्नल देता है तो ठीक है, वो देगा। लेकिन अगर वो किसी हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है या वो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है, तो अब ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं ये इसका इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट इसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा और अब ये उस तरह से बिहेव नहीं करेगा। सो कुछ और कॉन्सेप्ट है। द फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एन इलेक्ट्रॉन इज़ अ चार्ज पार्टिकल। तो ये हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अदरवाइज़ ये नहीं कर सकता। इट स्पिन्स अराउंड दी एक्सिस, और ये अपनी स्पिन के अराउंड एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है, तो ये जनरेट करता है, ये बिहेव करता है लाइक अ टीनी मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो ये हमने देखा कि आपको यहाँ पे जब इसको रोटेट करवाते हैं तो साउथ जनरेट होता है थंब की डायरेक्शन में, इसके अपोजिट में जो है वो नॉर्थ जनरेट होगा। तो इसको आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये बार मैग्नेट है जो आपने लैब में देखा हुआ है। तो नॉर्थ से इसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर निकलती हैं और साउथ के अंदर इंटर हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी इसको भी अगर देखें तो यहाँ नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस अंदर निकलेंगी और साउथ में इंटर हो जाएंगी। तो एक यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इनसाइड दी मैग्नेट जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है और आउटसाइड दी मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होती है। एक चीज़ और भी अगर मैं आपको बता दूं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो है वो डायरेक्शन अपोजिट होती है, उसका जो नॉर्थ है उसकी जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। सो इसीलिए अगर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हो कि अगर इस बार मैग्नेट को हम हैंग कर दें, इस बार मैग्नेट को अगर हम हैंग कर दें किसी भी थ्रेड के साथ, तो इसका नॉर्थ जो है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाएगा, नॉट दी साउथ की तरफ। इसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाएगा और इसका साउथ जो है वो अर्थ के साउथ की तरफ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट हम टीचर्स ट्रेनिंग में करते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मॉलिक्यूल और किसी भी कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो होगा क्या? द स्पिन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी अलाइन टू दी 2 डिफरेंट वेज। तो स्पिन जो है वो 2 डिफरेंट वेज में अलाइन हो जाएगी, यानी कि ओरिएंटेशंस की बात हो रही है, और वो स्पिन क्या होगी? +1/2 और -1/2 की स्टेट में इलेक्ट्रॉन लाई करेगा। सो इलेक्ट्रॉन स्पिन ओरिएंटेशन अगर हम बात करें तो देखें तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है? 1/2 होती है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर इसका निकालें तो वो क्या हो जाएगा? +-1/2, राइट। सो +1/2 एंड -1/2। इसी तरीके से अगर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि जिसका नॉर्थ और साउथ जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसको हम कह देते हैं +1/2, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में अपना नॉर्थ शो कर रहा है उसको हम कह देते हैं -1/2। सो ये लोअर जो -1/2 वाला है वो लोअर एनर्जी स्टेट में, और जो हाई एनर्जी स्टेट में है वो +1/2 वाला है। रिजल्टेंट एनर्जी लेवल्स को अगर देखें, एनर्जी लेवल्स हम किस तरह शो करेंगे? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेरी करती है और एनर्जी हमारी कांस्टेंट है, एनर्जी हमारी वाई एक्सिस पे है,
और मैग्नेटिक फील्ड को हम वेरी कर रहे हैं। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आपने बढ़ाई तो ये स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ऑर्बिटल्स कंबाइन थे और ये ऑर्बिटल जो है वो अलग अलग हो गए और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो +1/2 की स्टेट में रहेगा और एक -1/2 की स्टेट में रहेगा। सो इस तरीके से जब हम नॉर्थ और साउथ अप्लाई करते हैं तो ये ऑर्बिटल में जो है स्प्लिटिंग हो जाती है। ये स्प्लिटिंग का को इस तरह से आप शो करेंगे। द अलाइनमेंट ऑफ आइदर द अलाइनमेंट जो होगी कैन बी आइदर अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड विच क्रॉसपॉन्ड टू द लोअर एनर्जी स्टेट। जब आपका इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगा तो इसको हम कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस वक्त लोअर एनर्जी स्टेट में और इसकी जो ओरिएंटेशन है, इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो -1/2 से शो करेंगे। इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन था वो इस तरह से था और जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो उसने अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के